हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुहानी है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का यूनिट 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 1 जिसका नाम है बिजनेस मीनिंग, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, फीचर एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि बिजनेस का मीनिंग मतलब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी बिजनेस कैसे कैसे डेवलप हुआ, बिजनेस डेवलपमेंट के स्टेज क्या क्या थे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फीचर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस यानी उसकी आवश्यकता पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपका ये इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सब क्लियर कर दूँ। मैं इसमें सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें आंसर होगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और प्रॉफिट अर्निंग, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये तीनों बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हैं। यानी ये बिजनेस की एक्टिविटी भी कह सकते हैं, उसमें परफॉर्म होती हैं या फिर उनका मोटिव है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ये बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। भले ही हम कैपिटल लगाते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो हम कैपिटल अपने बिज़नेस को रन करने के लिए लगाते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इंक्लूडेड इन कॉमर्स आर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, सेल एंड परचेज ऑफ गुड। कॉमर्स में इन चारों में से कौन कौन सा नहीं, मतलब कौन सा इंक्लूड होगा। तो इसका आंसर डी होगा, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। जो खरीदारी और बेचना सामानों का, ये कॉमर्स में इंक्लूड होता है। आप लोग को बहुत डाउट होता होगा कि कॉमर्स और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जो बिजनेस है वो कॉमर्स का एक पार्ट है। कॉमर्स जो है वो बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बिजनेस उसका एक पार्ट है। तो इसीलिए इस टर्म में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस इज, तो इसका आंसर होगा डी, प्रॉफिट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट, किसी भी बिजनेस का यही होता है ऑब्जेक्ट की वो प्रॉफिट अर्न करे। इसमें हमारा बी आंसर भी हो सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमारे पास डी आंसर भी दिया है, प्रॉफिट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये नहीं दिया होता तो हमारा आंसर बी ही होता। तो हमारा डी आंसर इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि कोई भी बिजनेस जो होता है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। क्योंकि उनके कस्टमर, जब तक उनके यूज़र, कस्टमर, कंज्यूमर जो भी कह सकते हैं, वो नहीं बढ़ेंगे तब या उनके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे तो उनका प्रॉफिट तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका प्रॉफिट जनरेट करना उनका ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और इसी सिमिलर एक क्वेश्चन और है जो 4th नंबर है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। बिजनेस का सामाजिक उद्देश्य यही होता है, यानी कि समाज का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर, कि हम ऐसा कुछ करें कि जो समाज है, हमारा सोसाइटी है, उसको बेनिफिट हो, उसे कंफर्ट मिले, ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो और अच्छे से रन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों, उसको मतलब हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो इसलिए ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ फादर टीचिंग हिज सन। तो इन सारे में से ऑप्शन में से आपको समझ में आ रहा होगा कि ए, सी और डी जो है ये तीनों आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ये इनकम जनरेट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि ये मतलब
इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन जो बी है और फादर टीचिंग हिज सन, ये एक लव और अफेक्शन से रिलेटेड है। यानी कि एक पिता को अपने बच्चे के लिए प्यार है या जो भी कह सकते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चे को पढ़ाता है। वो इसलिए नहीं पढ़ाता है कि उसका बच्चा उसको बदले में सैलरी देगा या प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ उसके किसी के पिता का बस सोच नहीं होता है। सो इसीलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। फिर 6 नंबर देखते हैं, तो है विच वन इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये। ऐसे ही लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये बहुत ईजी है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना वो सारे काम आते हैं ना जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। पैसे से रिलेटेड जितने भी काम है ना वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे कि अ फादर टीचिंग हिज सन, ये एग्जांपल बहुत परफेक्ट है इसके लिए कि हम मतलब कोई भी काम ऐसा करते हैं ना जिसमें हमें ये नहीं रहता है ना कि हमें हाँ प्रॉफिट ही चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपने मतलब किसी के लिए लव अफेक्शन के लिए भी हम या केयर के लिए हम अपनी खुशी से उसके लिए कुछ करते हैं। जैसे कि एक हाउसवाइफ होती है, वो अपने घर में अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्लेइंग टेनिस बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर जो है वो टेनिस खेल रहा है, ठीक है। और ये तीनों जो ए बी सी हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे, प्रोफेशन ऑफ लॉयर, प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, प्रोफेशन ऑफ एन आर्किटेक्ट, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। बिकॉज इनका मोटिव है पैसे कमाना, पैसे जनरेट करना। इनको इसके बदले में इनके वर्क के बदले में सैलरी मिलता है या प्रॉफिट मिलता है, इसलिए ये ऐसा काम मतलब अपना काम करते हैं। लेकिन इसमें कोई इकोनॉमिक डी नंबर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो विच वन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की एक्टिविटी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है इंश्योरेंस बिजनेस, बी है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सी है ट्रांसपोर्ट कंपनीज, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा आंसर सिंपली आराम से बताऊँ तो मैं नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। बिकॉज इंश्योरेंस बिजनेस हर इंश्योरेंस जो होता है ये हर बिजनेस में नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम अपनी बाइक का या किसी व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर वो डैमेज हो जाती है तो उसके बदले में हमें कंपनसेशन मिलता है। तो बिज़नेस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। बिज़नेस हमारा बहुत मतलब खुद के रिस्क पे वो होता है, टिका हुआ होता है कि बिज़नेस अगर प्रॉफिट होगा तो भी हमें ही प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो भी हमें ही प्रॉफिट होगा। उसके लिए हम बीमा वगैरह नहीं करा सकते। और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है तो हर इंडस्ट्री का जो है वो अपना पर्सनल बैंक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, न हो सकता है। बिकॉज़ जितने भी कितने से बड़े इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ हों तो उनको रन हमारे कमर्शियल बैंक या आरबीआई ही करते हैं, और उनके अलावा मतलब कोई अपना पर्सनल बैंक नहीं खोल सकते हैं। सो बी भी नहीं हो सकता है। और थर्ड है ट्रांसपोर्ट कंपनीज़। तो ये भी आपको समझ आ ही रहा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्रीज़ अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली हो, अपना मतलब ट्रांसपोर्ट का भी सब देखती हो, कंपनी ही खोल दी हो। ट्रांसपोर्ट सब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो अपना पर्सनली नहीं खोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बहुत रेयर केस में ही ऐसा होता है, एक आध लोग ऐसा करते होंगे, बट इट इज़ नॉट मेजर टर्म। सो आंसर हमारा डी हो जाएगा। एंड लास्ट 8 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस डू नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज हमारा कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका मेन मोटो यही होता है कि उसको कैसे भी करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। उनका ये नहीं मोटो नहीं होता है कि हाँ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ताकि हमारे कंट्री का वेलफेयर हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ सके, ऐसा कुछ नहीं है। उनको एम्प्लॉयज़ भी इसलिए चाहिए होते हैं ताकि उनका वो ऑपरेशंस अच्छे से चल सके। ऐसा नहीं है कि वो हमें जॉब इसलिए देते हैं कि हाँ हमारे घर की कंडीशन सही नहीं है तो वो हमें जॉब करने के लिए बुला लेंगे फालतू में, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। सो हमारा आंसर यही हो जाएगा सी। तो हमारा
हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैंने हिंदी के भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हिंदी में भी इस बुक में क्वेश्चंस हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये बुक का लिंक या डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस क्या होता है। लिटरली द टर्म बिजनेस साउंड्स लाइक बिजनेस व्हिच मीन्स बीइंग बिजी, देयरफॉर वन कैन डिफाइन बिजनेस एज अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल इज बिजी इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो लिटरली जो बिज़नेस है वो आप बिज़नेस बोलते हो तो वो साउंड करता है बिज़ी रिलेटेड, तो बिज़नेस से रिलेटेड वो साउंड करता है। इसका मतलब बिज़नेस का मतलब ये होता है कि कोई बिज़ी होना। तो इसलिए हम बिज़नेस कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बिज़नेस एक प्रोसेस है जहाँ पे बिज़नेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है वो किसी एक्टिविटी में बिज़ी है। जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा, कोई भी एक्टिविटी है उसमें कोई पर्सन बिज़ी है तो उसको हम बिज़नेस कह सकते हैं। और सो एज़ टू मेक हिज़ हर लिवलीहुड अलॉन्ग विथ अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट। और उनका जो जो इंडिविजुअल है उनका वो इस पर्सपेक्टिव से इस काम में बिज़ी हैं बिकॉज़ उनको प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस काम में बिज़ी हैं, तो इसीलिए हम इसको बिज़नेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस। तो यहाँ पे दो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हमें दिया गया है, आपको जो कंफर्टेबल लगे समझ आए तो आप वो पढ़ सकते हो। पहला द टर्म बिजनेस मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरा है जिसे पहला जो है उसे एमसी नॉर्टन ने दिया है और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू आर प्रोड्यूसिंग एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाई सेलिंग ऑफ गुड्स, जिसे लुइस एच हेनरी ने दिया है। तो जो एमसी नॉर्टन ने बिज़नेस का डेफिनेशन दिया उसका मतलब यही है कि द बिजनेस मीन कि हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यानी एक दूसरे के फ़ायदे के लिए या एक दूसरे के फ़ायदे के पर्सपेक्टिव से गुड्स, मनी और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को बिज़नेस कहते हैं। और लुइस एच एनी कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू आर प्रोड्यूसिंग एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड, यानी कि कोई एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो कि मतलब धन यानी वेल्थ यानी धन होता है, या प्रॉफिट भी कह सकते हैं, जो कि कोई एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हम बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि हम सेलिंग और परचेजिंग करते हैं गुड्स की विद द एम ऑफ अर्निंग वेल्थ या प्रॉफिट, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, राइट द नेम ऑफ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, सेकंड है पास्टोरल एज, थर्ड है एग्रीकल्चरल एज, फोर्थ है हैंडीक्राफ्ट स्टेज, फिफ्थ है डोमेस्टिक स्टेज एंड सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल एज। तो सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहले बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता का युग, यानी कि जो भी थे ना एक एक इंडिविजुअल जो था ना वो खुद से खुद का अपना देखता था, खुद से करता था। उसके बाद सेकेंडली आया पेस्ट्रोल एज, पेस्ट्रोल एज आया यानी कि पशुपालन युग आया, जहाँ पे लोग पशुओं को पालते थे। ये एंशिएंट टाइम की बातें हैं जहाँ पे पशुओं को पालते थे और उनका उनसे उनसे बिजनेस करते थे, उनको बेचते थे या फिर उनसे रिलेटेड, जैसे कि मान लो गाय है तो उसका मिल्क जो निकलता था उसको वो बेच के अपना लिवलीहुड चलाते थे। फिर थर्ड है एग्रीकल्चरल एज, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और जितना भी बिजनेस वगैरह था सब एग्रीकल्चर पे ही चलता था, तो उनका इकोनॉमिक का यही एक ज़रिया था जो कि एग्रीकल्चर था। फिर चौथा है डोमेस्टिक स्टेज, हस्तकला युग कहते हैं इसको, जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और हमारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनने लगी, लाइक कपड़े बनने लगी, ये सब इनके फिर बिजनेस होने लगा। फिर हमारा हैंडीक्राफ्ट स्टेज कहते हैं। फिर डोमेस्टिक स्टेज आया 5th नंबर पे, गृह उद्योग युग। उसके बाद 6 नंबर पे इंडस्ट्रियल एज आया जो कि अभी तक चल रहा है। इंडस्ट्रियल एज यानी औद्योगिक युग कहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनते हैं, बहुत बड़ी मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हो गए हैं हर चीज़ के लिए। तो यही था हमारा बिजनेस का इवोल्यूशन। और इसको ना मतलब मैं याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता सकती हूँ, आप लिख सकते हो ना स्पा HDI, तो उससे आपको ना आराम से याद हो सकता है। स्पा में आपका स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ सफिशिएंसी भी लिख सकते हो, फिर पी से पेस्ट्रोलेज आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते स्पा HDI याद कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा आंसर कवर। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, तो फिर से मैं बता देती हूँ। तो पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर इंस्पायर्ड बाय द डिजायर टू अर्न मनी और लिवलीहुड। फॉर एग्जांपल अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ क्लर्क इज अटेंडिंग टू हिज ड्यूटी इन ऑफिस एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मनी अर्न करने के पर्सपेक्टिव से की जाती हैं। एग्जाम्पल भी दिया है कि अ वर्कर इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यानी कि कोई वर्कर है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसका यही है ना वो वहाँ पे काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको सैलरी चाहिए, उसको अपना लिवलीहुड चलाना है, उसको पैसे मिलेंगे, वो अपने घर जाए अपना मतलब जो भी है लिवलीहुड अपनी जीविका चलाएगा वो। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी बट लव, पेट्रोइज्म, ह्यूमैनिटी, सोशल एंड रिलीजियस कस्टम एक्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपली हम कह सकते हैं कि वो पैसे अर्न करने के मोटिव से नहीं की जा सकती हैं।
उनका मेन यही होता है, वो मतलब एक्टिविटीज़ इसलिए की परफॉर्म की जाती हैं क्योंकि मान लीजिए आपको किसी के लिए अफेक्शन है, लव है या पेट्रोइज्म है, किसी चीज़ के लिए ह्यूमैनिटी है, सोशल आप कुछ सामाजिक बदलाव चाहते हो या अपना योगदान देना चाहते हो तो उसके लिए करना चाहते हो। तो इसका मीन ये है ना कि आपको पैसे अर्न करने की इसमें वो नहीं रहती है कि हाँ मुझे सैलरी चाहिए ये वो। तो इसलिए हम इसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर्स अ थर्ड पार्टी टू परफॉर्म टास्क। आउटसोर्सिंग बिजनेस का एक प्रैक्टिस होता है, बिजनेस का एक काम होता है जिसमें जो कंपनीज होती हैं वो थर्ड पार्टी यानी कि हम लोगों को, इंडिविजुअल को या किसी वर्कर को हायर करती हैं टू परफॉर्म टास्क, अपने टास्क का मतलब टास्क को करवाने के लिए, या फिर हैंडल ऑपरेशन यानी कि जितने भी बिजनेस में ऑपरेशन है, काम से उनको परफॉर्म कराने के लिए, और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द कंपनी, और कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए हायर करती हैं। तो ये आउटसोर्सिंग ना और भी बहुत सारी चीज़ें से होती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनीज जो होती हैं ऐड करती हैं, या फिर इंटर्नशिप में कॉलेज में भी, कॉलेज वगैरह में भी वो लोग प्लेसमेंट करा, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आते हैं लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, फिर इंडस्ट्री वाले आते हैं ताकि जॉब देने के लिए। तो उनका यही है कि वो किस लिए जॉब देते हैं, हमें अपना काम कराने के लिए देते हैं ताकि उनका जो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, उनका काम होता रहे। तो वही बात है। या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने देखा होगा कि ऐड कराते हैं कि उनको ऐसे मतलब कोई वर्कर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो इतना एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो अपना काम करा सकें। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आउटसोर्सिंग के साधन हैं जिससे कंपनीज ऐसा करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ढूंढने के लिए ऐसा करती हैं। सो गाइस, हम पढ़ते पढ़ते अब पहुंच चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया है कवर। अब हम पहुंच चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस को डिफाइन करो और उसके कैरेक्टर के बारे में बताओ, और स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस, डिस्क्राइब इट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइन बिजनेस। तो एग्जाम में ना 2-3 ऐसे ही, मतलब इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसीलिए हमने ना 2-3 क्वेश्चन लिख के दिया है, लेकिन इन सब का आंसर एक ही होगा, बस इनको घुमा फिरा के वही बात पूछी गई है। तो उससे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड किया जाता है किसी एसोसिएशन में, उसे हम बिजनेस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्म और इंटरप्राइज, इसे हम फर्म और इंटरप्राइज भी कह सकते हैं। फॉर अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बिजनेस इज द कोर फैक्टर। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए बिजनेस जो है कोर फैक्टर है, यानी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आर ओन्ड एंड मैनेज प्राइवेटली। अधिकतर जो बिजनेसेस होते हैं ना वो ओन्ड, कंट्रोल या मैनेज किए जाते हैं प्राइवेटली, एक इंडिविजुअल के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ तो जैसे कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल ही बिजनेस चला सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। हम भी, कोई एक इंडिविजुअल भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, आराम से ओन कंट्रोल मैनेज कर सकता है। तो यही बात कही गई है। इन सिंपल टर्म्स बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज अ कंपनी। सिंपल टर्म्स में देखा जाए, सिंपल भाषा में देखा जाए तो बिजनेस को डिफाइन किया गया है एक कंपनी के रूप में, रन बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम ओनरशिप इन इट। जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के संगठन के थ्रू रन किया जाता है जिसमें उन लोगों का कुछ ना कुछ ओनरशिप होता है, वो उसे ओन कंट्रोल करते हैं विद द एम ऑफ अर्न प्रॉफिट। ये भी आप देख सकते हो। और आगे यहाँ पे बहुत सारे डिफिनीशन दिए गए हैं, तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ईजियर वे में समझा देती हूँ, जो कि बहुत ईजी है, देखने में हार्ड लगते हैं बट ये ईजिली आप लर्न कर सकते हो। तो पहला है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल बिजनेस एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड कस्टमर्स। जितना भी बिजनेस होता है ना वो ना गुड्स और सर्विसेज को ही ऑफर करता है एंड कस्टमर को। बिजनेस कैन नॉट प्रोक्योर दैम फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स और थ्रू इट्स प्रोडक्शन सिस्टम्स। यानी कि बिजनेस इज ऑल अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं। इसके करेक्टर में आ सकता है कि ये गुड्स और सर्विसेज को डील करता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता रहता है। तो आप तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो सेकंड है हमारा रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। रेगुलरिटी इन डीलिंग्स इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन ऑन रेगुलर बेसिस इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, जिससे मैंने पहले बताया था, जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से वो एक्टिविटी करते हैं, तो उसका रेगुलर होना ना मतलब कॉमन सी बात है। तो किसी भी बिजनेस में ना रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस को रन कराने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमिज़म के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो बिजनेस रेगुलर रूप से रेगुलर चले, उसमें एक अच्छी खासी रेगुलरिटी मेंटेन हो, रेगुलर बेस पे उसमें डीलिंग हो, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो। देखिए एग्जांपल भी दिया है, सिंपल ट्रांजैक्शन लाइक सेल ऑफ स्क्रैप न्यूज़पेपर इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज नॉट अ बिजनेस, वेयर एज हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड when supplies newspapers on daily basis for earning profit, it is a business। जैसे कि स्क्रैप ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर होता है उसका स्क्रैप मनी एक्सचेंज करने के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम लिमिटेड जो है वो न्यूज़पेपर सप्लाई करती है डेली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इसे हम बिज़नेस कहेंगे। एंड हमारा तो थर्ड टॉपिक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस।
नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसमें ये बताया गया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस जो होता है ये बिजनेस की एक्टिविटी होती है, बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। कैपिटल फॉर्म्स मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट। जैसे कि कैपिटल देखो, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो हमें सबसे पहले कैपिटल चाहिए होता है, तभी ना हम अपना लैंड लेवल कैपिटल जो भी है मतलब ये सब चाहिए होता है, क्योंकि बिना पैसे के तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, फ्री में तो हमें कुछ मतलब स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, तो हमें उसके लिए कैपिटल लगता है। तो ये भी एक एक्टिविटी है बिजनेस की जो कि इसमें आती है। और हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है एक बिज़नेस को रन करने के लिए। इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में हमें हमारे बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल हो सके और हमें उसका प्रॉफिट हो सके। दो टाइप्स के कैपिटल होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो कि बिजनेस में यूज़ होते हैं। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ किया जाता है। लाइक एग्जांपल लैंड हो गया, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई लैंड चाहिए होता है जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री खोल सकें, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जाता है। और वर्किंग कैपिटल जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, उसे यूज़ में लाया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल लेबर हो गए, जिनको हम जब हमारा कुछ बिल्डिंग या कुछ भी मशीनरी वगैरह का काम होता है तो हम उन्हें बुलाते हैं, उसके बाद जब हमारा काम हो जाता है तो फिर वो चले जाते हैं, और जो बाकी बिजनेसमैन हैं और उनके पार्टनर्स जो हैं वो अपना संभाल लेते हैं। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सरप्लस जनरेशन है। तो बिज़नेस का ना मेन मोटो यही होता है ना कि वो जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। तो इसमें इतना ही बोला है। नेक्स्ट 5 है रिस्क टेकिंग। तो बाकी सब तो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज़ ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी कह सकते हो इसको। तो रिस्क टेकिंग इसमें इसलिए बोला गया ना, क्योंकि कोई भी बिज़नेस होता है वो बहुत ही रिस्की होता है। वहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ फिक्स नहीं होता है। तो आपको ना एक रिस्क टेकर बनना पड़ता है और बहुत ही डिसाइड करना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ के कि आप बिज़नेस को रन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे रन करना है, 50 तरह के काम होते हैं। तो इसीलिए इसको रिस्क टेकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग एंड परपेचुअल एक्टिविटीज़। रिकरिंग बिज़नेस जो होता है ना वो रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग यानी कि कंटिन्यूअस वे पे रन किया जाता है उसको, उसमें रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की जाती हैं। लाइक हम एक बार गुड का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड को, उसके बाद उसको हम पैकिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर मार्केट में जाके वो सेल होता है। तो उसके बाद यही प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है ना कि इसमें कुछ चेंज आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम रिकरिंग भी कह सकते हैं, जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल ओवर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसमें भी यही होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है। लेकिन ना इसमें ये डिफरेंस होता है ना कि इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो होते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू होते हैं। दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यहाँ लिखा हुआ है दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑकर इधर एज बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और भी कंज्यूमर टू बिजनेस। ये चारों पॉइंट आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ना कि जो भी ये ई कॉमर्स वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, ये 4 टाइप से होते हैं। तो पहला है ना B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस है, तो वो दोनों ना आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इसे हम B2B ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। दूसरा होता है B2C, यानी कोई बिजनेस है, फिर दूसरा कोई हमें आप है, कोई कंज्यूमर है जिसको कंज्यूम करना है, जो लास्ट जो भी कहते हैं लास्ट में जो यूज़ करते हैं ना उसको कंज्यूमर ही कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को। तो कोई बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे हम B2C ट्रांजैक्शन कहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। तो इसमें ये होता है ना कि कोई एक कंज्यूमर है और दूसरा कंज्यूमर है, तो वो दोनों आपस में किसी गुड्स या सर्विसेज को बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो उनके बीच में होती है जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम C2C ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर चौथा है कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B। तो B2C और C2B एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। इसमें B2C में ना बिजनेस जो होता है और वो कंज्यूमर के साथ ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन C2B में जो कंज्यूमर होता है वो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करता है और इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसे हम C2B ट्रांजैक्शन कहेंगे। और अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है असाइड फ्रॉम आउटेज एंड शेड्यूल। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ी हूँ, मैं ऐसे आपको बता देती हूँ। तो इसमें पहला जो एडवांटेज ये दिया है ना कि जो हमारा ई कॉमर्स है ये हमारे पास 24/7 अवेलेबल रहता है। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कभी भी चाहें जब चाहें 24/7 हम अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ एक्सेस, यानी कि हमें अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए अगर ई कॉमर्स हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने इंटरनेट के थ्रू
वेबसाइट पे जाके आराम से जल्दी लेस देन 5 मिनट में हम अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वेबसाइट विजिटर्स कैन ब्राउज प्रोडक्ट कैटेगरी इन रियल टाइम इनसाइट प्रोडक्ट इमीडिएटली। यानी कि जो कस्टमर होते हैं ना, उनको प्रोडक्ट को फाइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आराम से अपना जो भी प्रोडक्ट होता है वो वेबसाइट के थ्रू ईजिली सर्च करके फाउंड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है ना कि हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा कुछ सामान खरीदना है, हमें कोई कपड़ा ही पसंद आ गया तो ऐसा है कि हम रहते हैं वाराणसी में और हमें दिल्ली जाना पड़े तो फिर हमें दिक्कत होगी ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में ऐसा है कि आप इंटरनेशनल रीच होता है, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी बैठ रहो, लेकिन आप घर बैठे अपना सामान मंगा सकते हो, कितने भी दूर से मंगा सकते हो। तो और चौथा है कि प्योर प्ले ई कॉमर्स बिजनेस अवॉइड कॉस्ट ऑफ रनिंग। जो ई कॉमर्स होता है ना, कि वो ये बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से है कि वो कॉस्ट ऑफ रनिंग फिजिकल स्टोर, यानी कि जो स्टोर को रन करने में जो भी खर्चे आते हैं, कॉस्ट आता है, उसको अवॉइड करता है। सच एज रेंट, लाइक रेंट हो गया, हमें रेंट नहीं देना पड़ता है, हम आराम से अपना वेबसाइट पे अपना बिजनेस चला सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री एंड कैशियर्स, यानी इन्वेंट्री और कैशियर्स की भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम अपना खुद मैनेज कर सकते हैं और फिजिकल ट्रांजेक्शन या बिजनेस के थ्रू ये ईजियर होता है। तो अब हम डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज ई कॉमर्स का ये है कि द साइट में ओनली प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स एंड इट्स ऑनलाइन सर्विस ऑप्शंस में भी डिफिकल्ट टू नेविगेट और नॉट आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। यानी कि इसमें सिंपली बोला गया है ना कि जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, तो हम कुछ परचेज करने जाते हैं तो हमारे मन में ना कई तरह के सवाल होते हैं। एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर की पर्सपेक्टिव से हमारे मन में बहुत सारे तरह के ख्याल आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। हम अपनी एक्सपर्टीज देखते हैं कि अपना कंफर्ट देखते हैं, बहुत सारी मेजर चीज़ें जिन्हें हम देख के अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ये इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन अगर हम ई कॉमर्स से कुछ परचेज करते हैं या ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता। मतलब जैसे कि हम जो चाहें वो हम नहीं पता कर सकते हैं, वहाँ पे लिमिटेड ही क्वेश्चन या आंसर क्वेरीज वगैरह होती हैं। तो इसलिए ये कॉमर्स से डिफरेंट है। लाइक अगर हम बाहर जाके कुछ खरीदते हैं सामान, तो हमें बहुत मतलब हम एकदम सामने से लेते हैं, तो हमें सब क्वालिटी वगैरह चेक करके लेते हैं। लेकिन वही ई कॉमर्स से लेते हैं तो वहाँ पे जितना लिखा रहता है उसके बारे में हमें प्रोवाइड किया रहता है इन्फॉर्मेशन, उसी से हमें उसी के बेसिस पे हमें परचेज करना होता है। और फिर भी श्योरिटी नहीं होती है ना कि हमारा प्रोडक्ट वैसा ही आएगा जैसे हमने देखा है, जैसा हमें दिखाया गया है। तो वही बात कह रहा है कि हम जो ई कॉमर्स है ना, वहाँ पे हमारे सारे सवालों का, डाउट्स का जवाब नहीं मिल सकता। एंड सेकंड डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। तो ई कॉमर्स में ना लिमिटेड प्रोडक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हज़ारों हो जाएंगे। अगर आपको मान लो कि 5-6 मंगाने हैं कपड़े और उनके पास ऑनलाइन में वेबसाइट पे आप जाओगे, फ्लिपकार्ट पे ही जाओगे, तो वहाँ पे 4 ही कपड़े हैं, तो उसके बाद तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर आपको नहीं मिल पाएंगे। ऐसे जैसे कि हम लोग मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे हम कुछ परचेज करेंगे कोई कपड़े, तो हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, हम सामने से देख के अच्छे से ले सकते हैं। जैसे दुकानों में हज़ारों कपड़े लगे रहते हैं, तो वैसा नहीं है यहाँ पे। ई कॉमर्स में ना लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, तो जितना हम लिमिट के हिसाब से ही परचेज कर सकते हैं। थर्ड है वेट टाइम, कस्टमर मस्ट वेट फॉर द प्रोडक्ट टू बी शिप्ड टू देम। तीसरा बहुत ही ईजी है डिसएडवांटेज कि कस्टमर को वेट करना पड़ता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत ऑर्डर प्लेस किया और तुरंत हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें वेट करना पड़ता है। और जैसे कि शिप होता है हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद हमें डिलीवर किया जाता है, तो कम से कम 3-4 दिन तो मिनिमम लग ही सकते हैं। तो वही है कि वेट एक डिसएडवांटेज हो जाता है इसका। फिर चौथा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ना सिक्योरिटी की थोड़ी लैक होती है, लैक ऑफ सिक्योरिटी होता है ई कॉमर्स में। बिकॉज हमें जैसा प्रोडक्ट दिखाया रहता है, हम तो सोच के मंगाते हैं कि वैसा ही आएगा, लेकिन ये तो इसकी श्योरिटी नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट वैसा ही आएगा जैसा हमने सोचा है। वो हमारे हिसाब से अलग भी आ सकता है, और अच्छा भी आ सकता है और बुरा भी आ सकता है, दोनों बात है ना। तो वही बात है। अब उसके बाद हमारे पास बस 2 लॉन्ग आंसर बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव द कंसेप्ट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द बिजनेस, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का ना वो पूछा गया, इंपॉर्टेंस और कंसेप्ट पूछा गया। तो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। द बिजनेस कंसेप्ट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द बिजनेस। द business model, plan, vision and mission are developed based on its concept. Uber for example was started on the concept of aggregating taxi drivers and providing their services on demand under one brand. इसमें कहा गया है ना कि जो बिजनेस के पीछे का जो फंडामेंटल आइडिया होता है, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत सारे काम देखने होते हैं, तो बहुत सारे प्लानिंग करने होते हैं या कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग वगैरह वगैरह करनी पड़ती है। तो वो सब जो फंडामेंटल आइडिया होते हैं, प्लान होते हैं हमारे, वही बिजनेस कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि द बिजनेस मॉडल, प्लान, विजन, मिशन आई डेवलप बेस्ड ऑन इट कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसका मॉडल, प्लान, विजन एंड मिशन आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जो भी कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका मॉडल, प्लान, विजन और मिशन जो होता है ना, वो बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे ही डेवलप्ड होता है, बेस्ड होता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ऊबर। ऊबर जो स्टार्ट हुआ है वो क्यों स्टार्ट हुआ है और क्या हो रहा है उसमें, तो वो ना एक ब्रांड है, ठीक है।
तो वो भी एक बिज़नेस ही है। उसमें ये है ना कि वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को, और एक ब्रांड के अंडर वो सारे टैक्सी ड्राइवर्स को वो कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ताकि वो अपना बिज़नेस अच्छे से रन कर सके। तो यही बोला गया इसमें। तो उबर का जो मेन जो वर्क यही था ना, उनका यही कॉन्सेप्ट था बिज़नेस का, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स को कलेक्ट करना है और उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, ताकि वही एक उनका ज़रिया है बिज़नेस का। क्योंकि अगर उनके टैक्सी के पास ड्राइवर नहीं होंगे तो वो उनका बिज़नेस कैसे रन करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, इसी को कहते हैं बिज़नेस का कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे कि मतलब हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ उसका करने का तौर तरीका होता है। तो वही है बिज़नेस का भी, कि बिना उसके कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं हो सकता है। तो उबर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया था इसमें। तो और क्या दिया है इसमें, चलिए पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट और जनरल नोशन ऑफ बिजनेस इज दैट इट इज़ अ डायनेमिक टर्म एंड इट हैज़ अंडरगोन रिवोल्यूशनरी चेंज, इट कैन एक्सप्लेन एज अंडर। तो ये भी आपको पढ़ने में तो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये है नहीं। इसमें बोला गया ना कि जो बिजनेस है वो डायनेमिक टर्म है। डायनेमिक यानी कि वो चेंज होता रहता है। जैसे कि 10 साल पहले जैसे बिजनेस रन किया जाता था, आज भी वैसे ही नहीं किया जाता है ना। वो हम जैसे समय के साथ साथ ना हर चीज़ अपग्रेड होती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो ये भी बिजनेस भी वैसा ही है, वो भी चेंजिंग है, कंटिन्यूस और चेंजिंग प्रोसेस है। तो उसी में हमको डायनामिक टर्म में कुछ दिया है, 2 पॉइंट दिए हैं, तो वो पढ़ते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट द टर्म बिजनेस वाज यूज्ड टू रेफर ऑन टू दोज एक्टिविटी विच वर एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट। पहले जो बिजनेस का पहले का कॉन्सेप्ट पता है क्या था? पहले का कॉन्सेप्ट ये था ना कि जो बिजनेस है वो उस एक्टिविटीज़ में आता है जिसमें लोग बस प्रॉफिट करते हैं। मतलब उनका बस सीधे सीधे बोला जाए ना तो बस ये बोल दिया गया था ना कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये रहेगा ना, ये है ना कि हमें बस प्रॉफिट अर्न करना है और कुछ नहीं। द सोल ऑब्जेक्टिव बिजनेस वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट। मतलब कि एक ही सोल यानी एक लौता ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का, कि उनको बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में उन्हें बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। thereby amass wealth and economic power even at the cost of social justice. Business was regarded as an end in itself. फिर ऐसे ही सामाजिक बदलाव होते गए और हमारी इकोनॉमी में चेंज आती गई, और हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आया, जो कि सेकंड पॉइंट है। तो हम उसे पढ़ते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में ना, हम सिंपल भाषा में कहें तो यही मतलब है इसका ना, कि हमें बस हमारा एक सोल ऑब्जेक्टिव था पहले के ज़माने में, या जो भी कहा जाए, कि हमें बस अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जितना ज़्यादा हो सके हम अपना प्रॉफिट अर्न करना है। बस एक यही मतलब उनका ना मुद्दा था, एक यही वजह थी बिजनेस करने के पीछे की। तो अब हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब अभी जो करंटली है वो क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस अर्न प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस विदाउट कंज्यूमर इज नॉट बिजनेस। तो आपको जैसे कि समझ आ गया होगा पढ़ के ही, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है ना कि बिजनेस का ना सिर्फ मोटो अब ये नहीं है कि हाँ हमें प्रॉफिट ही करना है, प्रॉफिट ही अर्न करना है। बिजनेस का ना मोटो अब ये हो गया है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन टुगेदर विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। तो ये हो गया है अब हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। डेवलप्स लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर्स। ये ना कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन यानी लंबे समय तक का जुड़े रहते हैं कस्टमर। अगर ऐसा होता है तो बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी बिजनेस होता है ना, उनको ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना कि हमारा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, लाइक हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे कंज्यूमर, तब तक किसी उनका नहीं चल पाएगा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, तो उन्हें डिफिकल्टीज आएंगी। इसलिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मस्ट है। इट शुड बी इट शुड केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड कंज्यूमर। वही बात है कि सोसाइटी के वेलफेयर पे और कंज्यूमर के वेलफेयर पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, और चाहिए भी। इट मस्ट वर्क विद इन द लॉ, और ये लॉ के अंदर में काम करता है। बिजनेस इनकम्पासेस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट टू अर्न वेल्थ थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, सेलिंग तक, सब कुछ आता है। किस लिए आता है वो सब? क्योंकि हमें जो भी बिजनेस होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, और ये नहीं है ना कि सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, उन्हें कस्टमर का एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करना है कस्टमर को, उनका ह्यूमन नीड्स को भी थिंक करना है, और उसके बाद उन्हें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि वो जो बिजनेस होते हैं वो अपने कस्टमर्स को क्योंकि जो बिजनेस होता है ना वो अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म तक अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए वो उनके सस्पेक्ट्स को बहुत ही ध्यान में रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। बिजनेस जो होता है ना वो हमारे रहने के तौर तरीके को रेज करता है। बिजनेस हेल्प द पीपल ऑफ नेशन टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इम्प्रूव थ्रू वैरायटी ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड बाय द बिजनेस। बिजनेस जो होता है वो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव थ्रू वैरायटी ऑफ बेनिफिट। क्योंकि और ये कैसे होता है? क्योंकि बिजनेस के थ्रू हमें कई तरह के बेनिफिट प्रोवाइड्स होते हैं। पीपल हैविंग अ सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ बिजनेस। जो भी लोग हैं उनको इनकम, अधिकतर लोग जो होते हैं ना वो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ना इनकम मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। किसके थ्रू? बिजनेस के थ्रू। दिस इनकम्स गेट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर उन बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ता है तो उनका इनकम भी और इंक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रोडक्ट।
लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट विच इज़ यूज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। कोई भी बिजनेस होता है ना, उनको टैक्स, बिजनेस एंटिटी होती है, उनको ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, और वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो टैक्स होता है। तो जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है उससे डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। इन दिस वे इट इज़ क्लियर दैट बिजनेस इम्प्रूवमेंट। तो ये तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के एक्सपेक्ट से डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट देखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड बाय द कस्टमर्स एंड दे शुड रीच देम ऑन टाइम एट अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्राइस। जो गुड्स और सर्विसेज हमें चाहिए होते हैं एज अ कंज्यूमर, वो बिजनेस हमारे पास पहुंचाता है, हमारे पास अवेलेबल कराता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। दी सर्विसेज सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। तो ये तो बिजनेस सप्लाई सर्विसेज है। बिजनेस सप्लाई सर्विसेज में भी वही है कि जो बिजनेस होता है वो हमारे पास अपना सर्विस प्रोवाइड कराता है, सप्लाई कराता है, तो हमारे रीच में लाता है, तभी वो हमारे पास पहुंच पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ सामान लेना होता है तो हम शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाके ले लेते हैं इजीली, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि वो सामान उसी शॉप पे बना हो, उन्होंने उसे मैन्युफैक्चर किया हो, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। अगर बिजनेस सप्लाई नहीं करता अपने सर्विसेज को तो हमें तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लाइक हमें कुछ सामान चाहिए होता तो हमें जैसे कि हमें मान लो कि क्या चाहिए, हमें मान लो बिस्किट चाहिए, तो हमें बिस्किट लाने के लिए बिस्किट की फैक्ट्री में जाना पड़ता, तो ये हमारे लिए हर्डल्स पैदा करते हैं, तो इसलिए ये ईज़ करता है इस सब चीज़ों को। फिर चौथा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो बिजनेस जो होता है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और गुड्स हमारे लिए, हम कंज्यूमर्स के लिए या हर किसी एक इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही मायने रखते हैं आज की जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट्स। सिमिलरली कोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम माइन used which is used in power industries. In addition timber required। ये एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को समझने के लिए। तो सिंपली यही है ना कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस का, क्योंकि गुड प्रोड्यूस नहीं होगा अगर, तो बिजनेस कैसे रन करेगा। तो वही है। नेक्स्ट 5 पॉइंट है क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई मान लो ना कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मैं पहले हिंदी बता देती हूँ इसका। क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब यही है ना, ये कह रहा है ना कि ये जो बिजनेस होता है ये इंपॉर्टेंट, इसका एक और इंपॉर्टेंस है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रोवाइड कराता है लार्ज स्केल पे, क्योंकि बिजनेस एक वास्ट कंसेप्ट है। तो अगर मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और मान लो कोई ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें 10 तरह के काम होते हैं, उसमें लैंड लेबर वगैरह चाहिए होते हैं, एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, वर्कर चाहिए होते हैं, तो इस तरह से ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इस पॉइंट में यही बोला गया। फिर 6 है वर्कर्स वेलफेयर। तो बिजनेस लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ देयर एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग देम विद सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। दे इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर एंगेज इन देयर बिजनेस एक्टिविटी। इसमें कहा गया है कि जो बिजनेस होता है वो अपने वर्कर्स के कंफर्ट को ध्यान में रखता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है, उन्हें एक हेल्दी और सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो और मोटिवेट हों और उनके फैक्ट्री में और अच्छे से काम करें और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें। फिर 7 है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस लिव इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्शन। तो बिजनेस जो होता है ना वो ना एक रिसोर्सेज का ना एक अच्छा उपयोग इंश्योर करता है। जैसे कि हम मान लो ना कि हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है, हमें कोई कपड़ा ही बनाना है, तो हम जाएंगे पहले थोड़ा सा, अगर हमको जितने पैसे ना एक कपड़े बनाने में लगेंगे उससे कम में हम वैसे 10 कपड़े बना लेंगे, क्योंकि हम बल्क में वो सामान खरीदेंगे और बल्क में सामान कम यूज़ होता है, तो इससे हमारा रिसोर्स भी बचेगा और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। 8 है क्रिएशन ऑफ मार्केट्स। तो बिजनेस की वजह से ही मार्केट का क्रिएशन होता है, बिजनेस नहीं है तो मार्केट भी कहाँ से होगा। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो हम अपने गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। फिर 9 से क्रिएट यूटिलिटीज़। बिजनेस ट्राइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई यूटिलिटी एंड वैल्यू विच आर एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन नीड्स एंड डिज़ायर्स और यूटिलाइज और प्लेस टाइम। यूटिलिटीज़ लिखा है, सॉरी मैं यूटिलाइज बोल रही हूँ। आर एडेड टू देयर प्रोडक्ट सो दैट दिस गुड्स कैन सेटिस्फाई द इकोनॉमिक एज वेल एज द क्रिएट्स यूटिलिटीज़। यही बोला गया है कि कोई भी बिजनेस ना पूरी अपनी कोशिश करता है कि उसके कस्टमर को, कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट से पूरा सेटिस्फैक्शन मिले। वो कस्टमर के नीड्स और डिज़ायर को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ताकि उनके कस्टमर को कोई भी डिससेटिस्फैक्शन ना हो, वो उनके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई ना हो। और वो इकोनॉमिक भी लिखा है ना इसमें, तो इकोनॉमिक में ये कह सकते हैं ना कि वो प्राइस वगैरह सब ध्यान में रखते हैं कि लोग कैसा सामान अफोर्ड कर सकते हैं, कितने तक में अफोर्ड कर सकते हैं। तो बहुत कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिजनेस का एक मेन मोटो हो गया है। पहले जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था ना उसमें था कि बस उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, वो ये सब ध्यान में नहीं रखते थे, लेकिन अब ना ये भी हो गया है कि प्रॉफिट अर्न तो करना है लेकिन विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन अर्न करना है। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस क्या होता है और एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पूछा गया है। तो इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन का मतलब ये होता है चेंजेस। जैसे कि पहले मैं एग्जांपल के थ्रू एक बताती हूँ। पहले हमारे मतलब मनी नहीं होते थे तो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज जो भी एक्सचेंज करते थे। उसके बाद में कॉइन्स आए, उसके बाद नोट्स आए, पेपर नोट्स आए, उसके बाद अब डिजिटल पेमेंट भी होने लगा है। तो इसको जो ये स्टेज बनाना बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल पेमेंट तक इनके बीच में जो भी है उन सबको मिला के हमें से इवोल्यूशन कहते हैं। तो बिजनेस का भी ऐसा इवोल्यूशन हुआ। तो इसमें क्या लिखा चलिए पढ़ते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डिज़ायर। इवोल्यूशन बिजनेस का इवोल्यूशन ह्यूमन डिज़ायर के इवोल्यूशन से रिलेटेड है। History is a witness that fact that even the man of primitive age used to undertake work for some of the other kind to satisfy his needs. हिस्ट्री एक सबूत है, इतिहास एक सबूत है कि पहले प्रिमिटिव एज के जो लोग होते थे, पुराने आदिवासी लोग होते थे, वो भी कुछ काम करते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो भी कुछ करते थे, कुछ काम करते थे। ग्रेजुअली विद इंक्रीज नॉलेज एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस ह्यूमन नीड्स आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। फिर ऐसे ही लगातार ये सब नॉलेज बढ़ता गया, साइंटिफिक प्रोग्रेस होता गया और ह्यूमन नीड्स और वांट्स और भी ग्रो करने लगी। दिस ग्रोइंग नीड्स रिजल्टेड इन द इंक्रीज प्रोडक्शन एंड आल्सो गेव बर्थ टू स्पेशलाइजेशन। तो इस ग्रोथ से प्रोडक्शन बढ़ा और स्पेशलाइजेशन का भी आइडेंटिफिकेशन हुआ। जैसे कि बार्टर सिस्टम आया और इस ईरा में बार्टर सिस्टम आया एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग केप्ट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली द एवोल्यूशन ऑफ करेंसी अबाउट एन अपील एंड बार्टर सिस्टम hence the expansion the marketing area was undertaken just marketing no longer extension competition had to lot of effort। तो ये बताया जा रहा है कि पहले कैसे लोग ना इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो पहले ना जो आदिवासी थे वो भी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ काम करते थे। फिर धीरे धीरे उनके जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया सबके डिज़ायर और नीड्स वांट्स जो भी हैं सब बढ़ते गए और ऐसे करते करते ग्रोथ होता गया। और तो फिर यही है टाइम प्रोवाइडेड इम्प्रेशन का। फिर वहाँ से लेके आज का अभी का टाइम है कि कितना चेंजेस आ चुका है। तो अब हम स्टेज पढ़ते हैं, स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। पहला स्टेज है स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। द एरा ऑफ द फर्स्ट स्टेज वाज द इवोल्यूशन इकोनॉमिक लाइफ में। इसमें मैं शॉर्ट में सब सारा पॉइंट समझा दे रही हूँ। ये स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी में बताया गया है कि पहले जो आदिवासी होते थे तो वो लोग अपना सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। अपने नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ भी खाना चाहिए होता था, जो भी चाहिए होता था वो उन्हें खुद उसका इंतजाम करना पड़ता था। तो वो एक स्टेज था। उस समय बिजनेस का कोई नामो निशान नहीं था। फिर आया पेस्ट्रल एज। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैन टर्न्ड इनटू सिविलाइज्ड पर्सन ऑफ रिसर्च फॉर न्यू। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और लोग अपने नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगे, नए नए तरीके अपनाने लगे। ही रियलाइज दैट इट वुड बी मोर रिलेवेबल टू ब्रीथ देन ओनली इंस्टेड ऑफ। उन्हें समझ आया कि पहले क्या होता था कि खाना नहीं होता तो खाना वाना उतना नहीं आइडेंटिफिकेशन हो पाया था। तो सब लोग ना कंदमूल फल ये सब जानवर ये सब कर खा पी के अपना गुजारा करते थे। तो उनको समझ आया ना कि हम ऐसे ही रोज़ रोज़ जानवर को खाते रहेंगे तो एक दिन तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इन्हें पालना शुरू करें। तो पेस्टोरेज यही है कि उनको जानवरों पशुपालन युग कहते हैं इसको। इसमें जो लोग थे ना वो पशुओं को पालने लगे, उनका केयर करने लगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट एग्रीकल्चर एज। तो पहले पशुओं को वो पालते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो उनको खाना खिलाने के लिए फार्म वार्म में ले जाते थे ग्रेजिंग कराने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने ध्यान दिया कि वो खेती भी कर सकते हैं। उन्हें समझ आया कि क्रॉप्स होते हैं, धीरे धीरे सब समझ आने लगा। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और एग्रीकल्चर की वजह से ही एग्रीकल्चर का अपना टेक केयर करने के लिए ही उन्होंने एक जगह पे रहना भी शुरू कर दिया। नहीं तो उन लोग का कोई फिक्स जैसे हमारा घर होता है फिक्स प्लेस नहीं होता था कि हाँ ये रहना। वो लोग अपने इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन एग्रीकल्चर की वजह से ही उसकी टेक केयर करने के लिए ही वो लोग एक स्पेसिफिक प्लेस पे रहने लगे, अपना ओरिजिन बना लिए। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट स्टेज। विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। सिविलाइजेशन के बाद से डेवलपमेंट के बाद से ह्यूमन नीड्स बढ़ने स्टार्ट हो गई। सिमिलेंटरीजली इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज आल्सो रिकॉर्डेड। पीपल डिवाइडेड ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू सेवरल पार्ट्स। फिर लोगों ने जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी उन सबको डिफरेंट पार्ट्स में कई भाग में डिवाइड कर दिया। एंड इन दिस वे डिफरेंट प्रोफेशन वर डिटरमाइंड। और इसी तरीके से अलग अलग प्रोफेशन डिटरमाइंड हुए, पाए गए। फॉर एग्जाम्पल पीपल डीलिंग इन एग्रीकल्चर केम टू बी नोन एज फार्मर। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनको हम फार्मर के नाम से जानने लगे। पर्सन मेंडिंग और रिपेयरिंग द शूज़ एज कॉबलर। जो लोग शूज़ रिपेयर करते थे उनको हम कॉबलर के नाम से जाने लगे। पर्सन प्रोड्यूसिंग आयरन गुड्स एज आयरन स्मिथ। जो लोग आयरन के सामान बनाते थे उन्हें हम लोहार यानी आयरन स्मिथ के नाम से जानने लगे। पर्सन अंडरटेकिंग गुड वर्क्स एज कारपेंटर। जो फर्नीचर बनाते थे बेचते थे उनको हम कारपेंटर के नाम से जानने लगे। हाउएवर डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन एक्सचेंज एंड ट्रेड एंड बिजनेस हैड बीन इनिशिएटेड। इसी तरह से लेबर का डिवीज़न होने लगा, स्पेशलाइजेशन होने लगा। हर चीज़ को डिफरेंट पार्ट में बांटा जाने लगा। हर चीज़ को एक नाम मिलने लगा, हर चीज़ का एक ग्रुप बनने लगा। एक्सचेंज एंड ट्रेड बिजनेस हैड बीन इनिशिएटेड। और इसी तरीके से बिजनेस और ट्रेड का
इनिशिएशन हुआ। एज अ रिजल्ट देयर वाज कंसिडरेबल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन दिस एरा। तो यहीं से बिजनेस के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। फिर 5th पॉइंट डोमेस्टिक स्टेज। तो दिस एरा विटनेस इन इसमें ना मिडिल मैन होते थे, जो कि क्या करते थे कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और वो लोग उसका फिनिश प्रोडक्ट उनको देते थे और उसके बाद वो उसको मार्केट में ले जाकर सेल करते थे। देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट इन दिस, विद एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट बिजनेस। फिर ऐसे ही वो रॉ मटेरियल्स इनको देते थे ग्रुप ऑफ पीपल को, वर्कर्स को, और फिर वो उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के उनको वापस देते थे। फिर जो मिडिल मैन होते थे वो ले जाके उनको मार्केट में सेल करते थे। फिर तो इसी को डोमेस्टिक स्टेज कहते हैं। फिर लास्ट आया इंडस्ट्रियल एज। तो जो ह्यूमन नीड्स और वांट्स थी वो रेगुलरली कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी और अभी भी बढ़ती हैं, ऐसा बात नहीं कभी रुक गई हैं, अभी भी बढ़ती हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है, समबडी हैड राइटली रिमार्क नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसका मतलब यही होगा ना कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। मतलब अगर हमें आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है, तो हम उसे पाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, या फिर हर वो प्रयास करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। लाइक जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया है कि एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ही जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का वो किया था, खोज किया था, इन्वेंशन किया था। फिर जॉन ने फ्लैंक शटल का किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर लिखा है कि टुडे डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन हो चुका है। आज के समय में लेबर का डिवीजन हो चुका है, मैकेनिज्म हो चुका है, हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं हर चीज़ के लिए। और ऐसे धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस का ग्रोथ होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता जा रहा है। तो इंडस्ट्री मेनली इसलिए आने लगी ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा और लोगों के वांट्स भी बढ़ने लगे, नीड्स भी बढ़ने लगे। तो इसीलिए लोगों ने अब सोचा कि डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट स्टेज से आगे बढ़ के हमें अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे कि सबकी नीड्स और वांट्स पूरी हो सके। तो इसीलिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी और वहीं से हमारा इंडस्ट्रियल एज आया और अभी तक वही चल रहा है। तो बस यही था हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।